दूसरी तिमाही में भारत की आर्थिक विकास दर ने सबको चौंका दिया और ये एक्सपर्ट्स के अनुमान से भी ज़्यादा यानी कि 7.6% की दर से बढ़ी। सिर्फ विकास की दर ही नहीं बल्कि ऑटो सेल्स आप देखें, जीएसटी कलेक्शन भी ठीक ठाक रहा है। हालांकि आज जो आंकड़ा जिस आंकड़े का अनुमान सूत्र बता रहे थे 1.75 लाख, वो उतना नहीं आया, थोड़ा कम आया, लेकिन फिर भी इसकी अगर रफ्तार आप देखेंगे तो शानदार ये आंकड़े आ रहे हैं जीएसटी के। और साथ ही साथ आप एफआईआईएस की खरीदारी भी देखेंगे तो इस मोर्चे पर भी आंकड़े शानदार हैं। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि विकास के मोर्चे पर ये चकाचौंध क्या संकेत दे रही है। एक तरफ दुनिया की जो मेजर इकोनॉमीज हैं वो नेगेटिव ग्रोथ कर रही हैं। जापान में -2.1 है, जर्मनी में -0.4 है, दूसरी तिमाही में हम बात कर रहे हैं। तो ये बड़ी बड़ी इकोनॉमीज में माइनस में जा रहा है और हमारे यहाँ 7 से ऊपर की विकास दर ये क्या बता रही है, ये किस तरह के भारत की तस्वीर हमको दिखा रही है और क्या इससे ओवरऑल इस फाइनेंशियल ईयर में जो ओवरऑल असेसमेंट है ग्रोथ का, अब उसको बढ़ाने का एक स्ट्रॉन्ग रीजन हमें मिल चुका है। आगे की राह कैसी रहेगी, करेंगे आज इस पर बहुत ही खास मेहमान के साथ चर्चा। पहले ये रिपोर्ट देखिए। एनएसओ यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी डेटा के मुताबिक दूसरी तिमाही में भारत की आर्थिक विकास दर 7.6% की दर से बढ़ी है। ज्यादातर एनालिस्ट उम्मीद कर रहे थे कि दूसरी तिमाही में जीडीपी की वृद्धि दर का आंकड़ा 6.8% के आसपास रहेगा। यही नहीं, आरबीआई ने भी दूसरी तिमाही में 6.5% जीडीपी रहने का अनुमान जताया था, लेकिन दूसरी तिमाही में जारी जीडीपी के आंकड़ों ने सबको चौंका दिया। FY24 में भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी बना हुआ है। भारत की विकास दर ही नहीं बल्कि ऑटो सेल्स, जीएसटी कलेक्शन और एफआईआई की खरीदारी के मोर्चे पर भी आंकड़े शानदार रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑटो सेल्स की। ऑटो सेल्स के मामले में नवंबर के आंकड़े देखें तो सालाना आधार पर मारुति सुजुकी की सेल 3% बढ़ी, बजाज ऑटो की सेल्स 31% बढ़ी, M&M ऑटो सेल्स 21% बढ़ी, जबकि टीवीएस ऑटो की सेल्स 31% बढ़ी। सभी में तेजी देखने को मिली है। कुल मिलाकर टू व्हीलर होलसेल सेगमेंट 25% बढ़ने का अनुमान है, जबकि मीडियम और हैवी कमर्शियल व्हीकल्स बिक्री सालाना आधार पर 12% बढ़ने का अनुमान है। इधर एफआईआई यानी विदेशी संस्थागत निवेशक भी जमकर खरीदारी कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से आंकड़ों पर नजर डालें। 28 नवंबर को 783 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी हुई। इसी तरह 29 नवंबर को 72 करोड़ के करीब खरीदारी हुई। 30 नवंबर को एफआईआई की तरफ से 8,148 करोड़ की खरीदारी की गई। आज के आंकड़ों पर नजर डालें तो ये खरीदारी 1,589 करोड़ के पार है, यानी भारत के लिए हर तरह से पॉजिटिव संकेत हैं, जिसके चलते बाजार में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। आज निफ्टी ने भी इतिहास रच दिया। आज ऑल टाइम हाई के लेवल कुछ हुआ। निफ्टी 395 की तेजी के साथ 20,225 के आंकड़ों को भी पार कर गया। कुल मिलाकर कहें तो भारत में चौतरफा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। यही कारण है कि दुनिया में भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनकर उभर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और थोड़ा सा आपको जीएसटी के जो कलेक्शन के आंकड़े आए हैं ताज़ा, उसका भी अपडेट दे देते हैं। तो जीएसटी कलेक्शन के आंकड़ों पर अगर नज़र डालें तो नवंबर के महीने में जीएसटी कलेक्शन 1,68,000 करोड़ पर पहुंच गया है। पिछले महीने जीएसटी कलेक्शन इससे ज़्यादा था, हालांकि 1,72,000 करोड़। हालांकि साल दर साल आप देखें तो ये 15% ज़्यादा है, 15.1% बढ़ोतरी इसमें दर्ज की गई है। और ये लगातार 9वां महीना है जब मासिक जीएसटी कलेक्शन 1,05,000 करोड़ के ऊपर आया है। नवंबर में सीजीएसटी अगर आप देखेंगे कलेक्शन तो 30,400 करोड़ रुपए रहा। एसजीएसटी कलेक्शन अगर आप देखेंगे तो 38,200 करोड़ रुपए दर्ज किया गया। इसके अलावा नवंबर में आईजीएसटी कलेक्शन अगर आप देखेंगे तो 87,000 करोड़ रुपए ये दर्ज किया गया। अब हम करते हैं आज के मेहमान का रुख। बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डीके श्रीवास्तव जी चीफ पॉलिसी एडवाइज़र हैं ईवाई इंडिया में। बहुत बहुत स्वागत है श्रीवास्तव सर आपका। और जैसा मैं शुरुआत में भी कह रहा था कि हम दुनिया की मेजर इकोनॉमीज़ की बात कर रहे हैं। जापान -2.1, जर्मनी -0.4, यूरो एरिया में भी 0.1%। इधर यूके में भी आएंगे तो 1% से भी नीचे 0.6। थोड़ा सा चीन में अगर आप आएँ तो यहाँ पर 4.9 ज़रूर है, यूएस में 5.2 है, लेकिन हमें कहा जा रहा था 6.8 एंड हम आ गए 7.6।
ये अचानक से ये प्लेजेंट सरप्राइज क्यों आया सर, और कहां से आया? अगर पहली तिमाही और दूसरी तिमाही की कंपैरिजन करें तो पहली तिमाही में 7.8% और दूसरी तिमाही में 7.6%, यानी दोनों तिमाहियों को मिला दें तो पहली छमाही में यानी साल वित्तीय वर्ष के आधे हिस्से में ग्रोथ हो गई भारत की 7.7%। और इसको ड्राइव किया है मुख्यतः कैपिटल फॉर्मेशन ने, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है, उसकी ग्रोथ पहले छमाही में 9.5% रही। और इस इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से जो क्राउडिंग इन इफेक्ट हुआ, जिसके कारण कि एक ब्रॉड बेस्ड रिकवरी शुरू हुई, जिसमें कि पहली छमाही में मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ 9.3% हो गई, कंस्ट्रक्शन की ग्रोथ 10.5% हो गई, फाइनेंशियल रियल एस्टेट की ग्रोथ 9% हो गई, यानी एक ब्रॉड बेस्ड रिकवरी रही। तो ड्रिवन बाय कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी सरकार का जो अपना खर्चा था, पूंजीगत व्यय, वह जो है वो करीब करीब 43% गति से बढ़ा है पहले छमाही में। तो उसके कारण पूरा कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा। स्टेट गवर्नमेंट ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया और इसके कारण जो सरकार में बाकी डिमांड बढ़ी, बाकी सेक्टर्स की, उसके कारण जो है वो एक ब्रॉड बेस्ड रिकवरी हुई। अब खास बात ये है देखने की कि ये रिकवरी जो है वो डोमेस्टिक डिमांड ड्रिवन है, यानी कि जो घरेलू मांग के फैक्टर्स हैं उनसे ही ये ग्रोथ की परफॉर्मेंस संभव हो पाई है। और जैसा आप कह रहे थे कि ग्लोबल ग्रोथ जो है वो तो या तो रिसेशन में जा रही है या जीरो के आसपास है, उसका एक नेगेटिव असर पड़ा भारत के एक्सपोर्ट्स पर। और इनफैक्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ नेट एक्सपोर्ट्स, जो नेट एक्सपोर्ट्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो नेगेटिव रहा, और नेगेटिव ऑलमोस्ट हाईएस्ट रहा, यानी -4.1 परसेंटेज पॉइंट्स का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन रहा। इसके बावजूद डिमांड फैक्टर, जो ग्लोबल फैक्टर्स को न्यूट्रलाइज करने वाली डोमेस्टिक डिमांड है, उसके कारण ये 7.7% की ग्रोथ संभव हो पाई। तो इससे एक मैसेज तो ये साफ निकलता है कि हम लोग की जो ग्रोथ चल रही है अभी, ये डोमेस्टिक फैक्टर्स पर निर्भर है, और इसलिए आगे के कुछ वर्षों में हालांकि ग्लोबल ग्रोथ थोड़ी ढीली ही रहेगी। अच्छा। और उसका एक एडवर्स प्रभाव पड़ेगा भारतीय अर्थव्यवस्था पर। उसके बावजूद जो है घरेलू फैक्टर्स जो है इतने स्ट्रांग है कि उसके कारण हम लोग मीडियम टर्म में भी अच्छी ग्रोथ दिखला पाएंगे। यानी जो आपका प्रारंभ में प्रश्न था कि क्या ये सस्टेन की जा सकेगी, तो अनुमान है भारतीय अर्थशास्त्रियों का भी और IMF का भी ये अनुमान है कि मीडियम टर्म में ग्रोथ 6.3% के आसपास रहेगी अगले 5 साल तक। और ये पूरा जो निर्भरता है इसकी, ये डोमेस्टिक डिमांड फैक्टर्स पर है, इसलिए ये सस्टेन कर पाएंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी न्यूट्रलाइज कर दिया है एडवर्स इम्पैक्ट को। राइट सर, आप कह रहे हैं ग्रोथ का मोमेंटम बरकरार रहेगा। हमने यही सवाल अपने दर्शकों से भी पूछा था और उन्होंने क्या कहा है, ज़रा उनकी भी राय देख लेते हैं। आज का हमारा पोल यही था, उसके रिजल्ट्स भी देख लेते हैं ज़रा फटाफट से। हमारा सीधा सवाल था कि क्या ग्रोथ का ये मोमेंटम जो हमने अचीव किया है ये आगे बरकरार रहेगा, और बिल्कुल ये हमारे व्यूअर्स को भी यही लगता है। 76% हमारे जो व्यूअर्स हैं उनका ये कहना है कि हाँ, ये मोमेंटम, ये विकास यात्रा, ये जो लय है वो इसी तरह से बरकरार रहेगी, और 24% मात्र ऐसे लोग हैं जो ना में जवाब दे रहे हैं। तो कुल मिला के सबको यही लग रहा है कि ये मोमेंटम इसी तरह से बरकरार रहेगा। और बड़ा अच्छा आंकड़ा समेटकर अभी श्रीवास्तव सर ने हमें दिया दोनों तिमाहियों का, पहला 7.8, दूसरा 7.6, एवरेज अगर आप देखेंगे तो आता है छमाही का 7.7। तो इसका मतलब ये माने सर, अगर हम सॉलिड पुश दे दें तो ओवरऑल इस साल का 8 से ज्यादा चला जाए सर ग्रोथ? नहीं, ऐसी संभावना नहीं है, क्योंकि ये पहले 2 तिमाहियों में थोड़ा बेस इफेक्ट है, क्योंकि पिछले साल
ये इन्हीं क्वार्टर्स में ग्रोथ थोड़ी कम हुई थी, तो उसके कारण जो है ये बेस इफेक्ट खत्म हो जाएगा और आरबीआई के जो अगले 2 क्वार्टर्स के अनुमान है वही अगर बरकरार रखें तो हम लोग की पूरे साल की ग्रोथ 6.7% आएगी। आरबीआई का अपना अनुमान है 6.5% का। तो समझ लीजिए कि 6.5 से 6.7 के बीच में पूरे साल की ग्रोथ आएगी और उसका कारण यह है कि अगले 2 तिमाहियों में जो अभी का थोड़ा बेस इफेक्ट है वो समाप्त हो जाएगा और फिर जो सॉलिड ग्रोथ है यानी कि जो ग्रोथ के ड्राइवर्स हैं उनके आधार पर जो ग्रोथ बनेगी वो लगभग 6.5 से ऊपर बनेगी। वह भी बहुत अच्छी ग्रोथ है क्योंकि जैसा कि आंकड़ों ने दिखलाया है कि बाकी जो बड़ी-बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनकी ग्रोथ में या तो रिसेशन आ गया और या तो ग्रोथ स्लो डाउन इतना हो गया कि 0.1% से ऊपर वो जा नहीं पा रही। वो अर्थव्यवस्थाएं जूझ रही हैं हाई इन्फ्लेशन से और हाई इंटरेस्ट रेट की दरों से, इसलिए उनमें कोई रिकवरी आएगी ऐसा लगता नहीं। तो हमको ये मान के चलना चाहिए कि हमारे नेट एक्सपोर्ट्स का कंट्रीब्यूशन लगभग नेगेटिव ही रहेगा। अगर वो ज़ीरो भी हो जाए तो हम लोग के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारी जो ग्रोथ है वो डोमेस्टिक मांग के फैक्टर्स पर है। उस मांग को बढ़ाने के लिए सरकार एक बहुत अच्छी नीति अपना रही है। वो Absolutely. इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रही है और वो जानबूझकर कैपिटल एक्सपेंडिचर की गति को बहुत आगे तक ले जा रही है। ओके। तो ये जो है ये बड़ा सॉलिड ऐसा इनिशिएटिव है जिससे कि डिमांड साइड पर भी एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और सप्लाई साइड में भी एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक। डिमांड साइड में इसलिए कि जैसे सरकार खर्च करती है निवेश वस्तुओं पर तो उनकी मांग बढ़ती है, उनके कारण मैन्युफैक्चरिंग की मांग बढ़ती है और बाकी जुड़े हुए सेक्टरों की मांग बढ़ती है। ये एक तरह का क्राउडिंग इन इफेक्ट है इन्वेस्टमेंट का। और सप्लाई साइड में इसका प्रभाव इसलिए पड़ेगा क्योंकि जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा वैसे वैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता जाएगा, यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और भारतीय जो वस्तुएं हैं वो और कॉम्पिटिटिव होती जाएंगी और इसलिए सस्ती भी होंगी। तो दोनों शॉर्ट टर्म में डिमांड का असर और लॉन्ग टर्म में सप्लाई का असर इतना पॉजिटिव होगा कि हम लोग मीडियम टर्म से लॉन्ग टर्म तक इस तरह की अच्छी ग्रोथ को दिखला सकेंगे। ऑलराइट सर, अब इस पे जो कंट्रीब्यूटर्स बताए जा रहे हैं ये पूरा जीडीपी में जो इतना शानदार आंकड़ा आया है इसमें 3 सेक्टर सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर्स हैं, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग। और मैन्युफैक्चरिंग में भी जो इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने देखा है शानदार गति। सबसे खास बात यह है कि ये तीनों जॉब जनरेटिंग सेक्टर्स हैं सर। तो ये जो बढ़ी हुई जीडीपी है, कभी कभी हम कहते हैं कि साथ जीडीपी बढ़ तो रही है लेकिन उस अनुपात में जॉब्स क्रिएट नहीं हो रहे हैं। तो ये तीनों क्योंकि जॉब जनरेटिंग सेक्टर्स हैं और इनका कंट्रीब्यूशन हाई दिख रहा है तो हम माने कि नौकरियों के लिए, जॉब्स के लिए ठीक ठाक स्थिति रहेगी आगे। या इन तीनों सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन तो पॉजिटिव है और सिग्निफिकेंट है, लेकिन जो 2 इंपॉर्टेंट सर्विस सेक्टर्स हैं वो भी बहुत एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव हैं और उनमें एक्चुअली जो है कम कैपिटल लगा करके ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होता है। एक सेक्टर है ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट का जिसका वेट काफ़ी 17-18% है और एक सेक्टर है फाइनेंशियल, रियल एस्टेट, प्रोफेशनल सर्विसेज का। उसका भी ग्रोथ देखिए 9% हुआ है पहली छमाही में, फाइनेंशियल, रियल एस्टेट और प्रोफेशनल सर्विसेज का। और जो ट्रेड होटल सेक्टर है ये बहुत एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेक्टर है। इसमें छोटे स्केल के भी एम्प्लॉयमेंट है, इनफॉर्मल सेक्टर का भी एम्प्लॉयमेंट इससे जनरेट होता है और इस पर बड़ा एडवर्स इम्पैक्ट पड़ा था कोविड का। इसका भी ग्रोथ जो है पहली छमाही में 6.6% हो गया है। तो इनफैक्ट ये सेक्टर जो है वो पहले क्वार्टर में थोड़ा नेगेटिव, थोड़ा कम ग्रोथ का था और उसके कारण अगर प्री कोविड मैग्नीट्यूड से कंपेयर करें तो हम लोग पूरी तरह से कोविड की जो स्थिति है उससे बाहर नहीं आ पाए थे। लेकिन अब इस दूसरे क्वार्टर के ग्रोथ को डेटा को मिला लें तो सारे सेक्टर्स जो है वो कोविड के पहले की जो स्थिति है उससे अब पॉजिटिव हो गए हैं। ये दोनों सेक्टर भी बहुत एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव है, इसलिए रोजगार बढ़ेगा ऐसी उम्मीद है। केवल एक सेक्टर ऐसा है जिसमें एक टेम्पररी चैलेंज दिखलाई पड़ता है, वो सेक्टर है एग्रीकल्चर का।
एग्रीकल्चर में पहली छमाही में तो 2.4% है एवरेज ग्रोथ, और खाली सेकंड क्वार्टर को देखें तो 1.2 है। और इसका कारण यह है कि एग्रीकल्चर जो है एक बाय नेचर एक सिक्लिकल सेक्टर है। इसका अगर पूरा दीर्घकालिक अध्ययन किया जाए तो इसमें एक साइकिल 3 से 4 साल की होती है, और पीक आता है, फिर एक ट्रफ आता है। तो इस साल ऐसा हुआ कि मानसून भी थोड़ा डेफिशिएंट था, उसका जो विभाजन हुआ देश भर में वो भी थोड़ा अनइवन था, और उसके कारण जो है ये एग्रीकल्चर की ग्रोथ थोड़ी कम हुई है। एग्रीकल्चर ऐसा सेक्टर है जिसका जीडीपी में शेयर कम होता जा रहा है, यानी रियल और नॉमिनल पदों में देखें तो लगभग 15 से 18% इसका शेयर कम होते हो गया है। एक समय में 50s में इसका शेयर 52 से 56% तक था, रियल और नॉमिनल और रियल टर्म्स में। वो घटते घटते 15-18% हो गया, लेकिन उस तरह से एम्प्लॉयमेंट का शेयर घटा नहीं है। एम्प्लॉयमेंट का शेयर कृषि में अभी भी 45% के आसपास, यानी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 15% और एम्प्लॉयमेंट में शेयर 45%, यानी कि बहुत बड़ी संख्या अभी भी कृषि क्षेत्र पर डिपेंडेंट है। इसलिए उसमें जब जब थोड़ा स्लो डाउन होता है ग्रोथ में, तब तक थोड़ा असर पड़ता है। इसीलिए मनरेगा और इस तरह की ऐसी स्कीम है बिल्कुल सर, जो कि एक सिक्लिकल जो एडवर्स इम्पैक्ट है उसको मिटिगेट कर सके। ऑल राइट सर, मेरा आखिरी सवाल रहेगा सर आपसे। जी, बहुत अच्छी बातें तो हो गई, सब कुछ दिख रहा है जैसे हमने रिपोर्ट में भी दिखाया, जीएसटी कलेक्शन भी ठीक है, ऑटो सेल्स के आंकड़े भी ठीक आए हैं, एफआईएस के नंबर देखिए आप तो शानदार, भरोसा बढ़ रहा है। स्वाभाविक भी है पूरी दुनिया में जहां लोग ढूंढ रहे हैं कि कहां जाएं, क्योंकि दुनिया को ग्रोथ चाहिए और ग्रोथ के लिए एक केंद्र चाहिए। केंद्र कहीं मिल नहीं रहा है, वो केंद्र इस समय सिर्फ भारत दिख रहा है, और सिर्फ एशिया का ही ग्रोथ को ड्राइव नहीं करेगा इंडिया, बल्कि पूरी ग्रोथ दुनिया भर के जो इन्वेस्टर्स हैं, पेंशन फंड्स अभी हमारे यहाँ आ रहे हैं, 30,000 करोड़ के आसपास का अनुमान भी जाहिर किया जा रहा है। तो सब कुछ अच्छा है सर, लेकिन कुछ चुनौतियां भी होंगी जहां पर हमको नज़रअंदाज जिन्हें नहीं करना है, उन्हें अगर आप इंगित कर पाएं। देखिए, सबसे बड़ी जो चुनौती है वो एक्सटर्नल सेक्टर की वोलेटिलिटी है। एक्सटर्नल सेक्टर में जो बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें नेगेटिव ग्रोथ है, उसके कारण हमारे एक्सपोर्ट की ग्रोथ नेगेटिव हो गई है और उसका असर जो है वो पड़ता है। दूसरी जो अनसर्टेनिटी है वो जो पेट्रोलियम प्राइसेस है जो कि हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है, तो वो पेट्रोलियम प्राइसेस जो है वो काफ़ी वोलेटाइल है, बीच बीच में बढ़ जाती है, क्योंकि ये जो युद्ध चल रहे हैं विश्व की अर्थव्यवस्था में, और ये दो साल से इनका असर जो पड़ रहा है, एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी बढ़ जाती है, वो प्राइस की भी अनप्रिडिक्टेबिलिटी है और सप्लाई की भी अनप्रिडिक्टेबिलिटी। वो दोनों भारतीय अर्थव्यवस्था को असर करती है, क्योंकि हमारी निर्भरता है इंपोर्टेड पेट्रोलियम पर। तो ये दो तो हो गए जो बाहर के फैक्टर्स हैं जो कि हम पर असर डाल रहे हैं, और जो अंदर का फैक्टर है वो ये है कि एग्रीकल्चर का ग्रोथ 2.5 से 3% भी हो जाए तो हम अच्छा मानते हैं, और दूसरा ये है कि एक सिक्लिकल है। तो दो बाहरी चुनौतियां हैं और एक जो है घरेलू चुनौतियां हैं, क्योंकि एक बहुत एम्प्लॉयमेंट इस पर निर्भर है। ये 3 चुनौतियां हैं जिनको किसी तरह से हमें ऐसी पॉलिसी बनाना है कि इनका जो नेगेटिव असर है उसको हम मिनिमम कर सकें। अदरवाइज जो है वो बाकी सारे फैक्टर्स जो है वो डोमेस्टिक डिमांड के थ्रू ग्रोथ को ड्राइव कर रहे हैं, और ये सस्टेनेबल है। सस्टेनेबिलिटी का कारण जो है वो वास्तव में ऐसा है कि हमारी बचत जो सेविंग रेट है वो 29% है नॉमिनल टर्म्स में, और इसी तरह से जो इन्वेस्टमेंट रेट है वो 29% है नॉमिनल टर्म्स। लेकिन आजकल जो प्राइसेस हैं कैपिटल गुड्स की वो बाकी गुड्स की तुलना में कम है, इसलिए वो रियल में जब कन्वर्ट होता है तो 33% हो जाता है। उस 33% में हम लोग ये 6.5% की ग्रोथ निकाल पाएंगे। वही अगर 2% बिंदुओं से और बढ़ जाए तो हम लोग मीडियम टर्म में 7% की ग्रोथ को सस्टेन कर पाएंगे। तो हमारी ग्रोथ का जो राज है वो हमारा सेविंग रेट है और इन्वेस्टमेंट रेट है। एब्सोल्युटली। और 7 का अगर हमने आंकड़ा छू लिया तो हम जो 5 ट्रिलियन कह रहे हैं, अभी हम बैठे हुए हैं $3.75 ट्रिलियन पर।
अभी 4 ट्रिलियन के हम हो जाएंगे, हालांकि इतनी जल्दी तो नहीं होंगे, चाहे ये जीडीपी आंकड़े इतने तेज़ क्यों ना आ रहे हों, लेकिन इसमें भी फ़िलहाल मेरा ख्याल है 2024 पार हो ही जाएगा और उसके बाद हम फिर तब 5 का तो एक नया सफ़र शुरू करेंगे। लेकिन अगर 7 के आसपास अगर हम ये बरकरार रख पाए तो फिर हमें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। और जो शुरुआत में हमारा प्रश्न था, जो मोमेंटम क्या बरकरार रहेगा, उसका जवाब आप लोगों ने भी हाँ में दिया, हमारे श्रीवास्तव सर ने भी हाँ में दिया और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से ग्रोथ का मोमेंटम बरकरार रहे और भारत जल्द से जल्द इसी तरह से दुनिया के आर्थिक फलक पर छाया रहे। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए डी के श्रीवास्तव सर, थैंक यू सो मच।